अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। सबसे पहले तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है। यानी कि वो फर्स्ट लैब में नहीं थे, तो सबसे पहले मैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूंगी। उसके बाद हम आगे एक्सपेरिमेंट के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, जो आपका लेबॉर्ट्री मैनुअल है उसमें एक करेक्शन है। जो हमारे कोर्स कोड्स हैं वो इस ईयर से चेंज हुए हैं। तो आपके पास यहाँ पे फार्म 309 लिखा हुआ है मैनुअल के अंदर। और अगर आपने मैनुअल ले लिया है तो आप उस पर कोई स्टिकर लगा के या वाइटो से करेक्शन कर लें, और बाद में हम इसका टाइटल पेज चेंज कर लेंगे। इसका आपका जो कोर्स कोड है वो है आपका PHMC 3104। ठीक है, ये मैंने आपका जो ग्रुप का नेम है वो भी इसी नाम से रख लिया है, ताकि आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा कोर्स कोड है। ठीक है, यहाँ पे एक तो इस चीज़ के बारे में मुझे आपको बताना था। सेकेंडली ये कि मैनुअल आपने मेंटेन किस तरह से करना है। ठीक है, अभी तो आपकी क्योंकि लैब एक्सपेरिमेंटली नहीं चल रही है, लेकिन जब भी हम नेक्स्ट लैब के लिए आएंगे तो इसके पहले ही मैं आपको बता दूंगी कि हम नेक्स्ट लैब में क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब जब भी आपका फिजिकली स्टार्ट होगा तो हम सबसे पहले दो एक्सपेरिमेंट इंशाल्लाह ताला एक साथ परफॉर्म करेंगे, बेंजोइक एसिड और पायरोगेलोल। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड और पायरोगेलोल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आपने सर्च करके आनी है पहले से लैब के अंदर, वो मैं आपको भी बता देती हूँ। और हर लैब में आपने प्रिपेयर होकर आना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये हो गई। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि लेबोरेटरी सेफ्टी गाइडलाइंस क्या हैं। इसके अंदर आपके पास ये सारे प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं। मैंने जब क्लास फर्स्ट लैब ली थी इंट्रोडक्शन की, तब भी मैंने आप सबको इस बारे में बताया था कि लैब में जो है वो आपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इस बात का ख्याल रखना है कि हम केमिकल्स के साथ डील कर रहे हैं, और केमिकल को हमने एट ऑल टाइम डेंजरस ही कंसिडर करना है, चाहे हम वाटर ही क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हम ना उसको स्मेल करें, ना हम उसको जो है वो इनहेल करने की कोशिश करें। इन तमाम चीज़ों का हमें खास ख्याल रखना है। उसके अलावा जिन भी केमिकल्स के साथ हम डील कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बेंजोइक एसिड को यूज़ करने जा रहे हैं तो उसमें हम H2SO4 भी यूज़ करेंगे, FeCl3 भी यूज़ करेंगे। तो ये जितने भी आपके रिएजेंट्स हैं उनकी सेफ्टी गाइडलाइंस आपको पता होनी चाहिए। मैं हर लैब से पहले भी आपको एक दफ़ा बताया करूंगी कि आज हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, और ये इनकी कोरोसिव नेचर है या ऑक्सीडेटिव नेचर है। तो इस सब के अकॉर्डिंगली आपने अपनी भी प्रिपरेशन रखनी है। ठीक है, अभी तक के कोई क्वेश्चंस हैं किसी के? नो मैम। ओके, अच्छा, मुझे एक चीज़ और पूछनी थी कि आप लोगों को जो असाइनमेंट दिया गया था उसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो काइंडली वो प्रॉब्लम मुझे शेयर करेंगी कि क्या मसला आ रहा है उन असाइनमेंट्स को करने में। मुश्किल क्या लग रहा है उन असाइनमेंट के अंदर? मैम, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ तो मुझे इतना पता नहीं है कि आपने कौन सा असाइनमेंट दिया है। आप मुझे दोबारा से बता देंगी? अच्छा, असाइनमेंट मैं भी आपको शेयर करूंगी। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जो फर्स्ट हमारी लैब थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसके अंदर हमने ये बात की थी कि हम इसके अंदर किस तरह का एनालिसिस करने जा रहे हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम किसी चीज़ की कंसंट्रेशन या अमाउंट फाइंड आउट करते हैं, जो कि हम फिलहाल यहाँ नहीं कर रहे। वी आर मोस्टली डीलिंग विद द क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी होंगी, अपैरेटस क्या होंगे, ये तमाम चीज़ें मैंने फर्स्ट लैब में डिस्कस की थी। तो हम यहाँ पे वन बाय वन एक दफ़ा देख लेते हैं। अच्छा, ये जो मैं केमिकल हैंडलिंग की आपको बात कही थी, कि जस्ट आप यहाँ से भी अगर चाहें अपने मैनुअल के अंदर से भी देख सकते हैं कि जो भी केमिकल आप यूज़ करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे, एसिटिक एसिड यूज़ करेंगे, तो उसके क्या हैजर्ड्स हैं, आपने क्या क्या उसको प्रिवेंशन का ख्याल रखना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम आ जाते हैं इसके टेस्ट पर। ओके, सबसे पहले हम करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। सिंपली हमारे ये पास मोस्टली लैब में क्या होगा कि हमारे पास कोई सॉलिड गिवन होगा हमें, और हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई के हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होंगे। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है कि उसकी स्टेट देखनी है कि वो किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। समटाइम हम आपको कोई लिक्विड भी दे सकते हैं, सॉलिड या लिक्विड ही देंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर वो सॉलिड है तो उसकी अपेयरेंस कैसी है, वो क्रिस्टलाइन है या एमॉर्फस है।
अगर वो क्रिस्टलाइन है तो क्या आपको उसके जो क्रिस्टल की शेप है वो क्लियर हो रही है? अगर आपको बिल्कुल कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो बहुत ही आपको साफ नजर आ रहे होते हैं कि ये किस शेप के, नीडल शेप खासतौर पर आपको बहुत क्लियरली नजर आ रहा होता है। तो सबसे पहली चीज आप क्या देखेंगे, कंपाउंड की स्टेट देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, आप उसका कलर ऑब्जर्व करेंगे। कलर जो है वो कलर वाइट, अच्छा कुछ चीजें होती हैं जो हमारे पास वाइट अपेयर हो रही होती हैं, तो उसको आप दोनों चीजें मेंशन कर सकते हैं कि वो वाइट या कलरलेस है, ठीक है। अच्छा, लिक्विड्स भी हमारे पास वाइट, अच्छा लिक्विड के अंदर जब हम कलरलेस का वर्ड यूज करेंगे तो हम हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो वाटर की तरह कलरलेस है। और अगर हम वाइट का वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि वो मिल्क की तरह की उसकी अपेयरेंस है, ठीक है। इस चीज का लिक्विड में ख्याल रखना है। सॉलिड्स में तो आप वाइट और कलरलेस इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। अच्छा, देन ओडर। अच्छा, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था कि हम किसी भी चीज़ को स्मेल नहीं करेंगे, केमिकल को स्मेल नहीं करेंगे। तो जब आपको अपने सैंपल को की ऑर्डर को चेक करना है तो आप उसको बिल्कुल सूंघ के स्मेल नहीं करेंगे, आप उसको एटलीस्ट 1 फीट के डिस्टेंस से रखेंगे अपनी नाक के, और उसके बाद देखेंगे कि क्या आपको कोई स्मेल फील हो रही है। अगर इतने डिस्टेंस से आपको कोई स्मेल फील हो रही है तो आप अपने पास नोट डाउन कर लेंगे। अगर इतने डिस्टेंस से फील नहीं हो रही तो आप उसको अपीयर ओडोरलेस लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट आप सबको पता है कि हम ये चेक करते हैं कि कोई भी कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है। अगर वो बेसिक इन नेचर होगा तो लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब हम किसी कंपाउंड के अंदर, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सैंपल है और उसके अंदर मैंने ब्लू लिटमस पेपर रखा, तो ब्लू लिटमस पेपर जो है उसका कलर चेंज नहीं हुआ, क्या इसका मतलब ये है कि वो न्यूट्रल कंपाउंड है? जो लोग क्लास क्लास में थे उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। यस मिस, न्यूट्रल होगा। आर यू श्योर? कोई और इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता इस बात का? हम्म। एग्जैक्टली, इट कैन बी बेसिक एज वेल। असल में आपके पास जो कंपाउंड है, आपको तो नहीं पता वो एसिडिक है या बेसिक है। अगर आप उसके अंदर रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो वो ब्लू होगा अगर वो बेसिक कंपाउंड है, लेकिन अगर आपने ब्लू ही डाला तो भी उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो हम हमेशा रेड और ब्लू दोनों से चेक करते हैं, ठीक है। तो लिटमस पेपर में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जब भी लिटमस टेस्ट परफॉर्म करें तो आप ब्लू से भी चेक करेंगे और रेड से भी चेक करेंगे, तभी आपको कंफर्म होगा कि कंपाउंड एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इग्निशन टेस्ट। इग्निशन टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं एरोमेटिसिटी को कंफर्म करने के लिए। एरोमेटिसिटी का मतलब क्या होता है? आप लोगों की थ्योरी क्लासेस हो रही है ना ऑर्गेनिक की, एरोमेटिसिटी का क्या मतलब होता है? वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर ही आए हैं आप लोग। जी, क्लास क्विकली। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर? ओके, ठीक है। ये सारे जो जवाब हैं ये किसी हद तक ठीक है। हमारे पास जो है, हम कहते हैं कि कोई भी कंपाउंड तब एरोमेटिक होता है जब उसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट हो। एक तो उसके अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, साइक्लाइजेशन के साथ साथ उसमें कॉन्जुगेशन भी होनी चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि उसके अंदर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे तो तब क्या होगा कि डबल बॉन्ड्स के अंदर जो आपस में इंटरेक्शन होता है ना, जिसको हम कॉन्जुगेशन का नाम देते हैं, तो वो उसके अंदर आप ऑब्जर्व करेंगे। तो मोस्टली जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनकी साइक्लिक नेचर और कॉन्जुगेशन की नेचर होती है, ठीक है। जो कि सबसे ज्यादा जो हमें क्लियरली नजर आती है वो बेंजीन रिंग के अंदर नजर आती है। तो इग्निशन टेस्ट के अंदर हम ये चेक करते हैं कि जो भी हमारे पास गिवन सैंपल है वो एरोमेटिक है या एलिफेटिक है। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर हमें क्या ऑब्जर्वेशन नजर आती है कि जब हम उनको इग्निशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसमें आपके पास बर्न विद सूट की ऑब्जर्वेशन आती है। यानी कि जब कंपाउंड पूरा बर्न हो जाता है तो आपके पास आखिर में एक ब्लैक सा मास बच जाता है, एशेज उसकी बच जाती हैं, ठीक है। अच्छा, और एलिफैटिक कंपाउंड्स जो हैं वो, उनके अंदर क्योंकि लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन कार्बन एटम होती है तो वो आपके पास बर्न विदाउट सूट होते हैं,
ठीक है। तो ये आपके पास एक इन्फ्लोरेंस आएगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी कंपाउंड की नेचर एलिफैटिक है या एरोमेटिक है। नेक्स्ट आप परफॉर्म करेंगे सॉलिबिलिटी टेस्ट। अच्छा, सॉलिबिलिटी टेस्ट में हमारे एक और जो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए वो पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट का पता होना चाहिए कि पोलर सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं। तो मैंने क्लास में कहा था कि आप एटलीस्ट 2 से 3 जो है वो मुझे पोलर सॉल्वेंट्स बताएंगे और 2 से 3 मुझे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स बताएंगे। तो कितने लोगों ने इसके ऊपर वर्किंग की है? मैम जो पोलर सेल सॉल्वेंट है ना, वो है इथेनॉल होता है और एसीटोन होता है। ओके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे पोलर ज्यादा सॉल्वेंट का तो नाम ही नहीं लिया आपने। कौन सा है वो सॉल्वेंट? वाटर वाटर। एग्जैक्टली, वाटर। सबसे पहली चीज जो हम सॉलिबिलिटी में चेक करते हैं वो ये है कि हमारा जो सैंपल है वो वाटर सॉल्युबल है या नहीं है। सबसे पहली चीज हम ये चेक करेंगे। उसके बाद अगर वो वाटर सॉल्युबल नहीं है तो इसके बाद इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो वो पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा या वो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। ठीक है। तो पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं? एसीटोन आ जाता है और इथेनॉल आ जाता है। और उसके अलावा जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है उसमें क्या क्या आ जाता है? बेंजीन आ बेंजीन जाता आ है, जाता बेंजीन दीदी, और हेक्सॉन। ओके। अच्छा, हेक्सेन हम यूज करते हैं। बेंजीन हम बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक होता है। तो बेंजीन एज अ सोल्यूशन, एज अ सॉल्वेंट हम बहुत कम यूज करते हैं। हेक्सेन हम मल्टीपल टाइम यूज करते हैं। उसके अलावा हम क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं। तो ये हमारे बेसिक जो है वो नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है। अच्छा, सॉलिबिलिटी टेस्टिंग के लिए आपको इंडिविजुअल हर सॉल्वेंट के अंदर अपने स्टार्ट हम इसी तरह से करते हैं कि सबसे पहले वाटर में डिजोल्व करके देखते हैं। वाटर में डिजोल्व नहीं होता तो फिर हम पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे जाते हैं। अगर उसमें भी डिजोल्व नहीं होता तो उसके बाद हम नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जाते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अ, कोई क्वेश्चन है? ओके। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हमें पता है कि इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एक तो ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, इसकी कोरोसिव नेचर भी होती है। उसके अलावा क्योंकि H2SO4 इसमें 4 ऑक्सीजन एटम्स मौजूद होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है। तो कुछ हमारे पास इसकी ऑब्जर्वेशंस आती हैं जो हमें इंडिकेट करती हैं कि उसके अंदर कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट हो सकता है। अभी तक देखें हम सारी जितनी भी बातचीत कर रहे हैं ना वो हम प्रिलिमिनरी टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। हम डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते जाते हैं और उससे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उससे हम ये डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है उसमें क्या है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की आपके पास 4 तरह की ऑब्जर्वेशन आ सकती हैं। या तो जब आप सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो आप एफरवेसेंस विद ब्लैकनिंग ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप एफरवेसेंस विद ब्लैकनिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कौन सा कंपाउंड पॉसिबली हो सकते हैं? टार्टेरिक एसिड हो सकता है, शुगर्स हो सकते हैं, फिनोल्स हो सकते हैं। अगर आपके पास पंजेंट स्मेल आती है विदाउट ब्लैकनिंग तो आपके पास बेंजोइक एसिड या एसिटिक एसिड हो सकते हैं। अगर आपके पास एफरवेसेंस ऑब्जर्व होती है विदाउट ब्लैकनिंग तो आपके पास ऑक्सैलिक एसिड होता है। और अगर आपके पास एफरवेसेंस ऑब्जर्व होती है विद येलो कलर तो आपके पास सिट्रिक एसिड होता है। तो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो रिएक्शन हो रहा है वो ज्यादातर किसका हो रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स का हो रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी भी कुछ प्रिकॉशंस में दी हुई है कि एसिड मस्ट बी टेकन इन ड्राई टेस्ट ट्यूब, क्योंकि अगर ज़रा सा भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो वो स्प्लैश हो जाएगा। ठीक है। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि टेस्ट ट्यूब्स हमेशा टेस्ट ट्यूब होल्डर के साथ यूज़ करनी है। उसको हमेशा डायरेक्शन उसकी अवे फ्रॉम योर आईज होनी चाहिए। अपनी से ऑपोजिट साइड पे उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है। और कोशिश करें कि जो काउंटर है आपकी लैब का उसके ऊपर रख के आप अपनी सारी इस तरह की परफॉर्मेंस करें ताकि जो आसपास जो लोग मौजूद हैं उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम ना हो कि उनके कपड़ों पे या उनके शूज़ के ऊपर ये चीज़ गिरे। ठीक है। और लैब डे वाले दिन लैब कोट आप लोगों का लाजमी होना चाहिए। और साथ में जो क्लोज शूज़ हैं वो आप पहने तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन। फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन के साथ किस तरह का रिएक्शन होता है मैंने क्लास में बताया था। ये जो आपके पास सामने लिखा हुआ आ रहा है
कि फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा तो आपके पास कहीं रेड कलर आ जाएगा, कहीं ब्लू कलर आ जाएगा। तो ये सारे जो कलर्स आपके पास आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? ऐसा कौन सा रिएक्शन हो रहा है? कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। थोड़ा और सोचें, किस तरह की कोवेलेंट बॉन्डिंग है? ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कौन सी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है? ओके, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन जो है उसकी उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का रीजन क्या होता है? कि वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दोनों जो आपके एटम्स हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे होते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम दे रहा होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम दे रहा होता है, और वो दोनों स्पेयर को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे होते हैं? जिसमें से दोनों में से कोई एक एटम जो है वो अपने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता है, जो कि उसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो किसी भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, और उसको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। तो वो उसको शेयर करता है किसी ऐसे एटम के पास जिसके पास शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के जब भी बॉन्ड्स बनते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है उसको आप कहते हैं कॉम्प्लेक्सेस। और कॉम्प्लेक्सेस जो है अच्छा, इसको कॉम्प्लेक्सेस हम इस वजह से कहते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ना वैलेंसी सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं है। हमेशा आयनिक बॉन्ड्स के अंदर या कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हम देखते हैं कि वैलेंसी को कंप्लीट होना जरूरी है किसी भी कंपाउंड की। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स में ऐसा नहीं होता। वैलेंसी से ज्यादा भी आपके बॉन्ड्स बन सकते हैं, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बहुत सारे कंपाउंड्स के बाद बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है। तो ये जो रिएक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है ये बहुत ही डिस्टिंग्विश एक इसकी डिस्टिंक्ट नेचर होती है कि हर कंपाउंड के साथ आपको एक कलर, एक अलग कलर आपको मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बेंजोइक एसिड की बात करें तो आपके पास किस कलर की पीपीटी ऑब्जर्व होगी? ब्लू कलर की पीपीटी ऑब्जर्व होगी। और अगर हम पायरोगेलॉल की बात करें तो पायरोगेलॉल में आपके पास जो है वो ब्लू कलर की ही पीपीटी ऑब्जर्व होती है, लेकिन वो फौरन ही रेड में कन्वर्ट हो जाती है। उसका रीजन क्या है मैं भी आपको पायरोग्लोल जब एक्सप्लेन करूंगी तो बताऊंगी। तो नेक्स्ट है आपके पास रिएक्शन विद KMnO4 सोल्यूशन, जिसको जिसको हम बायस टेस्ट भी कहते हैं। बायस टेस्ट का पर्पस क्या होता है कि आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिस्टिंग्विश करते हैं। अगर पर्पल कलर आपको पता है कि KMnO4 जो है वो पर्पल कलर का होता है। अगर उसका पर्पल कलर लॉस्ट हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका जो सैंपल था वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। और अगर उसका पर्पल कलर रिटेन रहे तो इसका मतलब है कि वो सैचुरेटेड कंपाउंड था। ठीक है। Reaction with sodium hydroxide. This test is performed to determine the presence of nitrogen containing compound or for sugars. सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन से दो ग्रुप्स रिएक्ट करेंगे? या तो उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, अमाइंस अमाइड्स ये सब NOH के साथ रिएक्ट करेंगे, या फिर उसके साथ जो है वो आपके पास शुगर्स प्रेजेंट होंगे। तो ये डिफरेंट जब हम परफॉर्मेंस करेंगे तो आपकी और ये चीज़, क्योंकि ये बार बार आप यही सारे टेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपको इनका मेथड भी समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, और इनकी ऑब्जर्वेशंस भी आप रिकॉल कर सकेंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे। अभी तक जो मैंने आपको प्रिलिमिनरी सारी चीज़ें बताई हैं वो सब क्लियर है? कोई चीज़ ऐसी है जो आपको ना समझ में आई हो? ओके, अब हम आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे, जो कि है बेंजोइक एसिड। और साथ साथ मैं आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के भी बारे में बताऊंगी, जो कि है पायरोगैलॉल। पायरोगैलॉल क्या होता है? दोनों का स्ट्रक्चर मैं आपको एक दफा दिखा देती हूँ। ये आपका बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर है। बेंजोइक एसिड के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं? आपके पास एक बेंजीन रिंग है, और उसके ऊपर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है। ठीक है। उसके अलावा पायरोगैलॉल में क्या है? आपके पास एक बेंजीन रिंग है, और 3 पोजीशंस पे आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। और वो 3 पोजीशंस क्या हैं? 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन।
इसके अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, ये एक दूसरे के साथ किस तरह की ओरिएंटेशन पर है? ऑर्थो, मेटा या पैरा? मैम ऑर्थो और मेटा। नहीं, मेटा तो नहीं है, सारे ऑर्थो ही हैं। ठीक है, सारे एक दूसरे से नेक्स्ट अपेयर हो रहे हैं ना, तो ये ऑर्थो इसकी पोजीशनिंग है। इसको आप, इसका अगर आप आईयूपीएसी नेम देखें तो इसका आईयूपीएसी नेम है 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि 1 2 और 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है और बेंजीन रिंग के ऊपर ही अटैच्ड है। ठीक है। अच्छा, अब आप अपने पास इन चीज़ों को नोट भी कर लें कि सबसे पहली चीज़ जो आपने किसी भी कंपाउंड की जो हम परफॉर्म करेंगे वो आपने लिखनी होगी उसका आईयूपीएसी नेम। ठीक है। नेक्स्ट आप उसका केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे कि उस कंपाउंड का जो सिंथेसिस है वो कौन से तरीके से होता है। अच्छा, हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स हो सकते हैं, या तो वो सिंथेटिक इन नेचर होंगे या वो नेचुरल कंपाउंड्स होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैब में मोस्टली हम सिंथेटिक कंपाउंड्स के साथ डील करते हैं। तो जब सिंथेटिक कंपाउंड है जिनको लैब में प्रिपेयर किया जा रहा है, तो आपको ये लिखना होगा कि ये इनका जो सिंथेसिस है वो कौन से रिएक्शन से हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? उसके बाद आपके पास जो आपको असाइनमेंट दिया था उसमें भी अगर हम देखें, एक मिनट मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ओके, जो आपका असाइनमेंट था उसके अंदर सबसे पहली चीज आपसे बेंजोइक एसिड का इंट्रोडक्शन लिखने के लिए कहा गया था। तो इंट्रोडक्शन में आप सिंपली यही बताएंगे कि आप ये कंपाउंड है वो सिंथेटिक इन नेचर है या नेचुरल कंपाउंड है। दूसरी चीज आप ये बताएंगे कि ये जो सिंथेसिस है इसका कौन से रिएक्शन से होता है। और उसके अलावा हम इसको नॉर्मली किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। आईयूपीएसी नेम और केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। ये मैं आपको एक दफा ग्रुप में टेक्स्ट भी कर दूंगी क्या क्या चीजें आपको इसकी मेंशन करनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन था कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और फंक्शनल ग्रुप को इंसर्कल करें एंड नेम करें। तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं इसके अंदर? बेंजोइक एसिड के अंदर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हर जो ग्रुप है उसका करेक्ट नेम लेना जरूरी है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो किस तरह का ग्रुप होता है? कार्बोनाइल ग्रुप होता है। कार्बोनाइल का मतलब क्या होता है कि सी डबल बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड ओ वाले कितने कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं? कीटोन होते हैं। और एल्डी एल्डिहाइड्स एल्डिहाइड्स। होते हैं, जी बिल्कुल। उसके अलावा एसिडामाइड। ईस्टर। ईस्टर्स होते हैं। ठीक है। एसिडामाइड। तो बेसिकली आपको ये जो जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं इन सब के नाम आपको क्लियरली पता होने चाहिए। ये अक्सर जो है वो वाइवा में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा, जो वाइवा है आपका वो हम भी लेते हैं और एक्सटर्नल एग्जामिनर भी लेता है। तो आप शुरू से ही अगर अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको वाइवा में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि असाइनमेंट में आपने और क्या क्या लिखना है। नेक्स्ट हो गया अच्छा सॉरी, बेंजोइक एसिड में आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है और पायरोगेलॉल में आपके पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं? हाइड्रोक्सिल।
ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल। तीनों ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। समटाइम्स हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास अमाइंस जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होते, और अल्कोहल्स भी कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होते। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि राइट इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको आप सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी कि आप इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज आप डालेंगे तो आपके पास ये सारी चीजें आ जाएंगी। जब फिजिकल प्रॉपर्टीज में वही तमाम चीजें आएंगी जो हमने पहले डिस्कस की थी, कि उसकी स्टेट, उसका कलर, उसकी ओडोर, उसका लिटमस टेस्ट, ये तमाम चीजें उसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा, ये आपके पास आ गया स्टेट, कलर, ओडोर, लिटमस टेस्ट। अच्छा, इग्निशन टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। बेंजोइक एसिड और पायरोगैनोल दोनों किस तरह के कंपाउंड्स हैं? अभी आपने स्ट्रक्चर देखा था, एरोमेटिक है या एलिफेटिक है? एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसमें जो इसका इग्निशन टेस्ट होगा वो क्या आएगा? तो इग्निशन टेस्ट क्या आएगा? बर्न विद सूट होगा, ठीक है। अच्छा, लिटमस टेस्ट क्या आएगा इनका? थोड़ा रेड हो सकता है लिटमस टेस्ट। थोड़ा रेड? थोड़ा रेड क्या मतलब होता है? एसिडिक ही होगा, दोनों जो है वो एसिडिक ब्लू कंपाउंड्स लिटमस हैं। पेपर से। जी। यस, ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ब्लू टू रेड। जिससे हमें क्या पता चलेगा कि ये जो कंपाउंड्स हैं ये क्या हैं, कैसी नेचर है इनकी, एसिडिक नेचर है। एसिड। उसके बाद नेक्स्ट हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं FeCl3 टेस्ट। FeCl3 टेस्ट में कैरेक्टरिस्टिक पीपीटीज आती हैं, जिसमें बेंजोइक एसिड की भी ब्लू पीपीटी आती है और पायरोगैनोल की भी ब्लू पीपीटी आती है। लेकिन बेंजोइक एसिड में और पायरोगैनोल में फर्क ये है कि बेंजोइक एसिड की ब्लू पीपीटी वैसे ही रहती है, लेकिन पायरोगैनोल की ब्लू पीपीटी जो है वो फौरन ही थोड़ा कन्वर्ट होकर रेड कलर में चेंज हो जाती है। उसका रीजन ये होता है कि जो पायरोगैनोल है वो एक बहुत ही ज्यादा लाइट और एयर से सेंसिटिव कंपाउंड है। और जैसे ही आप उसको लाइट से या एयर से एक्सपोज करते हैं, स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो उसके अंदर ये टेंडेंसी है कि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है तो खुद उसकी नेचर क्या होगी, कैसा एजेंट होगा वो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है वो। रिड्यूसिंग एजेंट। खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो वो खुद क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद KMnO4 एंड रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। KMnO4 में जो है इसका रिएक्शन कैसा आएगा? क्या बताया था मैंने KMnO4 के रिएक्शन के बारे में, किस तरह का रिएक्शन होता है ये? अनसेचुरेशन के बारे में बताता है। अनसेचुरेशन का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। इसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। जी। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ये जो बेंजीन के डबल बॉन्ड्स हैं, क्या ये इजीली किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? क्या इतनी आसानी से बेंजीन रिंग ब्रेक हो जाता है? नो मैम, ये स्टेबल होती है। स्टेबल होती है, तो क्या पायरोगैलॉल KMnO4 के साथ क्या रिजल्ट देगा? पर्पल टू कलरलेस ड्यू टू अनसेचुरेशन। यही तो मेरा सवाल है कि अनसैचुरेशन
बेंजीन रिंग जब ब्रेक नहीं हो रहा तो फिर यहाँ पे अनसैचुरेशन कहाँ से आ गई? ठीक है, इसको हम जब ऑब्जर्व करेंगे उस वक्त हम इसको और डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा सर्च करके आइएगा कि पायरोगिलॉल अगर KMnO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो वो रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। अच्छा, बाकी जो बेंजोइक एसिड है उसके अंदर तो आपके पास रिंग के बाहर अनसैचुरेशन मौजूद है, तो ये डेफिनेटली KMnO4 को कलरलेस में चेंज कर देगा। फिर रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने आपको बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो शुगर्स के साथ और अमाइन कंटेनिंग ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली इसका हमारे पास टेस्ट नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। तो दो फंक्शनल ग्रुप्स का हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए आपका अलग टेस्ट होगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए आपके पास अलग टेस्ट होगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप में क्योंकि यहाँ पे आपके पास बेंजीन के ऊपर वो अटैच है तो हम इसका जो टेस्ट करते हैं उसको आप टेस्ट फॉर फिनोल भी कहते हैं, और इसका स्पेसिफिक नाम भी है कि लिबरमैन्स रिएक्शन, जो कि कंफर्मेशन टेस्ट होता है फिनोलिक ग्रुप के लिए, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जब हम परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको और सही तरीके से समझ में आएंगी। अभी के लिए जो आपकी लैब का असाइनमेंट है वो ये है कि बेंजोइक एसिड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे प्रीवियस असाइनमेंट के अंदर वही तमाम क्वेश्चंस आपको पायरोगैलॉल के लिए भी आंसर करने हैं। और एक सेपरेट पेज पे, क्योंकि बेंजोइक एसिड का जो पेज है वो आप बेंजोइक एसिड के साथ लगाएंगे, पायरोगैलॉल का जो पेज है वो आप पायरोगैलॉल के एक्सपेरिमेंट के साथ लगाएंगे। तो आपने ये काम करके रखना है कि ये तमाम चीज़ें उसकी कवर करनी है। IUPAC नेम, केमिकल स्ट्रक्चर, उसका सिंथेसिस कौन से रिएक्शन से हो रहा है, उसका फार्मास्यूटिकल यूज क्या है, बेंजोइक एसिड और पायरोगेनॉल हम क्यों इतनी उसकी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकली हमारे पास इन दोनों कंपाउंड की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये तमाम चीजें आपने सर्च करके अपने पास लिखनी है। कोई क्वेश्चन? सब समझ में आ रहा है? ओके। अच्छा, जो पिछले लैब में दूसरे ग्रुप में थे कोई मसला नहीं है। पायरोक्लोराल का मैंने कहा था कि इट इज सेंसिटिव टू लाइट एंड एयर, और इसकी टेंडेंसी होती है कि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एयर, ठीक है। और स्पेशली FeCl3 की प्रेजेंस में इसकी जो टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, जो लास्ट टाइम दूसरी लैब में जिन्होंने लैब ली थी वो कोई मसला नहीं है। मैंने जो आपको गूगल फॉर्म शेयर किया है, आप लोग सब उसके अंदर अपनी तीनों लैब के अटेंडेंस एक साथ मार्क कर दें, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों की अटेंडेंस उसमें मार्क हो जाएगी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।